एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है और आप सभी मन लगाकर अपनी जो बायोलॉजी का पेपर है उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गई, मैं बहुत सारे कामों में फंस गई थी, बट फाइनली मेरे को शूट करने का टाइम मिल गया एंड मैं आपके सामने हूँ। तो जितना आज मेरे से हो पाएगा मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगी, कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताते चलूंगी ताकि मैं ना भी समझ पाऊं तो आप उनको तैयार कर ले जो जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपने फिजिक्स का एनालिसिस देख लिया होगा, काफी सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे 90% क्वेश्चन अपनी गैसिंग में से ही आए हैं और कुछ तो जो हमने 2-3 दिन के अंदर प्रैक्टिस की थी उनसे जैसे कि तैसे फंस गए एज इट इज, चाहे वो आयरन ऊर्जा हो या फिर क्या बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। एक क्वेश्चन मैंने समझाया था मैलस का नियम सैंपल पेपर में, और भी बहुत सारे क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल एज इट इज पूछा था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अभी एनालिसिस से हमारे फंसे थे, सैंपल पेपर से फंसे थे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमने बोर्ड पेपर का सैंपल पेपर डाला है या आपके पास भी होगा वो आप एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिए। चाहे उससे क्वेश्चन आए या ना आए, हमें अपनी तरफ से बेटा तैयार करके जाना है, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 है हमारा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, और इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है पहले मैं वो बता देती हूँ और उसके बाद मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन जो है, इस चैप्टर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे छोटे से क्वेश्चन में पूछ सकता है टैपिटम क्या है, इसके कार्य बताओ, टैपिटम की संरचना। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है बेटा परागकण जो है उसका नामांकित चित्र। तीसरा इससे क्वेश्चन बन सकता है टैपिटम, परागकण, उसके बाद पुष्प की अनुप्रस्थ काट, पुष्प की अनुप्रस्थ काट जो है, सॉरी अनुदैर्घ्य काट, अनुदैर्घ्य पूछेगा, अनुप्रस्थ नहीं पूछेगा, अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र आपको बहुत अच्छे से बनाते आना चाहिए। इसके बाद बेटा पूछ सकता है बीजांड का डायग्राम। हालांकि ये क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है पर एक बार देख के चले जाना, एक बार देख के जाने में कोई बुराई नहीं है। और बीजांड के डायग्राम के बाद अगर हम आते हैं तो निषेचन एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। निषेचन जिसे त्रिसंलयन या त्रिसमेकन के नाम से पूछ सकता है या दोहरा निषेचन बोल सकते, निषेचन, त्रिसंलयन, त्रिसमेकन या दोहरा निषेचन, इन नामों से निषेचन को पूछ सकता है। इसके बाद गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु जनन में अंतर भी पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं आएगा क्योंकि पिछली बार आ गया और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, छोड़ो उसे। आगे हम अगले क्वेश्चन पे जाएं तो इनके बाद आपको भ्रूणपोष की संरचना एक बार देख के जाना है। भ्रूणपोष की संरचना कैसी होती है, कितने प्रकार के होते हैं, मुक्त केंद्र की, होलोबियल, जितने भी हैं सारे टाइप आप अच्छे से देख के जाओगे। और इसके बाद अगर हम बात करें टैपिटम 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, और 2 नंबर के क्वेश्चंस में आगे बढ़े तो आप विपुंसन एक बार पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिए। विपुंसन के बाद थैलीकरण एक बार पढ़ के जाना कि थैलीकरण क्या है। थैलीकरण के बाद असंग जनन जिसे एपोमिक्सिस भी कहा जाता है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, असंग जनन जिसे एपोमिक्सिस भी कहते हैं। और इसके बाद और कुछ छूट रहा है क्या, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, अदरवाइज मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। हाँ, तो इसमें जो बताने लायक क्वेश्चंस हैं मेरे ख्याल से वो टैपिटम में आपको एक बार बता देती हूँ बेटा कि टैपिटम क्या होता है। क्या होता है टैपिटम, तो जो पराग कोश होता है ना, उस पराग कोश में ये है बेटा पराग कोश। पराग कोश में इसकी जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है जो कि एपिथेलियम और मध्य परत के अंदर होती है, उस परत को ही कहा जाता है बेटा टैपिटम। पराग कोश के, ये क्या है, ये है बेटा पराग कोश। पराग कोश के अंदर पाई जाने वाली परत का नाम ही है टैपिटम। टैपिटम का काम है नए बन रहे पराग कणों को पोषण प्रदान करना, और साथ ही साथ पराग कण का जो बाहरी आवरण होता है ना, पराग कण का बाहरी आवरण जो होता है बेटा वो बना होता है काय का, स्पोरोपोलिनिन का। ये है परागकण। तो ये जो परागकण है इसका बाहरी आवरण जो कि किस पदार्थ का बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का, पोलिनिन, इसके निर्माण में हेल्प करना, ये दोनों ही होते हैं टैपिटम के कार्य,
ठीक है। टैपेटम पराग कोश की अंतः लेयर है, सबसे अंदर की परत है। इसका मुख्य कार्य है नए बन रहे परागकणों का निर्माण करवाना, इनको पोषण प्रदान करना, और परागकण की जो बाहरी लेयर है उसका निर्माण होता है स्पोरोपोलिन से, इसका निर्माण करवाना। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि है परागकण, इसकी संरचना। तो परागकण एक प्रकार के नर युग्मक हैं। ये क्या है? नर युग्मक। नर युग्मक जो कि कैसे होते हैं बेटा? अगुणित होते हैं। अगुणित क्यों होते हैं? क्योंकि ये मिलेंगे किससे? गुरु बीजाणु, मतलब मादा युग्मक से, और जब मादा युग्मक से मिलेंगे तब होगी निषेचन की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया, और निषेचन के बाद ही बनेंगे बीज, और बीज के ऊपर फल बनेगा। ठीक है, तो परागकण नर युग्मक है जो कि पुष्प का नर भाग है। नर भाग के अंदर मतलब पराग कोश के अंदर बनने वाली संरचना का नाम है परागकण। परागकण पराग कोश से जिस अवस्था में बाहर आते हैं वो होती है परिपक्वन अवस्था। जैसे ही परागकण बाहर आया, ये बाहर आकर जाकर गिरेगा कहाँ? मादा भाग यानी कि स्त्री केसर, ये जो है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र के ऊपर ये जाके गिरेगा। तो पराग कोश से परागकण के वर्तिकाग्र तक आने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का नाम है बेटा परागण यानी कि पॉलिनेशन। तो आप परागण के प्रकारों को भी एक बार देख लीजिएगा। मैं शॉर्ट में ये चैप्टर डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये हम वन शॉर्ट में पूरा बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। आप चाहो तो एक बार देख सकते हो, आगे के क्वेश्चन बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं आगे के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये चैप्टर आप हमारे वन शॉट से भी कवर कर सकते हो। मैंने बहुत आसान भाषा में 1 से 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया और सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन कवर किए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा चैप्टर नंबर 2 की वहां कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है बेटा आपका वो है मानव जनन, और मानव जनन से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डाल चुके हैं। आप चाहे तो YouTube पर जाकर जो हमने रील्स डाली उनमें देख लीजिए। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 2-2 नंबर वाले। एक क्वेश्चन है कि सेमिनल प्लाज्मा क्या है, इसका स्रावन कहाँ से होता है। तो डायरेक्टली अगर ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में दे दे तो आपको बनना चाहिए। सेमिनल प्लाज्मा एक प्रकार का शुक्रिय प्रद्रव्य होता है, शुक्रिय प्रद्रव्य, जिसका स्रावन जो है बेटा, स्रावन कहाँ से होता है? तो नर जनन तंत्र में एक अंग होता है, इस अंग का नाम है शुक्राशय, जो कि एक प्रकार की ग्रंथि है। शुक्राशय एक प्रकार की ग्रंथि है जिसमें जाकर खुलेगा क्या? शुक्रवाहक। शुक्रवाहक का मुंह कनेक्ट होता है वृषण से। वृषण के अंदर बन रहे हैं शुक्राणु, तो वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण हुआ। ये शुक्राणु पहुंचे शुक्रवाहक के रास्ते शुक्राशय में। शुक्राशय के अंदर एक प्रकार का द्रव बन रहा है, द्रव का नाम ही है सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा एक प्रकार का शुक्रिय प्रद्रव्य होता है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज शर्करा होती है, साथ ही साथ प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंजाइम्स होते हैं, साथ ही साथ CaCO3 होता है और जाकर मिल जाते हैं इसमें क्या? शुक्राणु। ये सब एक साथ कहलाते हैं बेटा सेमिनल प्लाज्मा। शुक्राणु को हटा दो, ये सारा जो कंटेंट है ना, फ्रक्टोज शर्करा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एंजाइम, CaCO3, ये सब कुछ एक साथ एक द्रव का निर्माण करते हैं। इस द्रव को ही कहा जाता है सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा का स्रावन एक ग्रंथि के द्वारा होता है जिसका नाम है शुक्राशय। शुक्राशय में शुक्राणु पहुंचेगा तो ये शुक्राणु जाकर थोड़े समय के लिए रुकेगा और किसके साथ मिल जाएगा बेटा? सेमिनल प्लाज्मा के साथ मिल जाएगा। और जब शुक्राणु सेमिनल प्लाज्मा के साथ मिल जाता है तो सेमिनल प्लाज्मा और शुक्राणु मिलकर, दोनों मिलकर प्लस शुक्राणु, ये मिलकर बनाते हैं वीर्य, और वीर्य के नर जनन अंग शिश्न के द्वारा बाहर आने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का नाम है बेटा वीर्य सेचन। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? वीर्य सेचन कहते हैं। शॉर्टकट में याद रख, वीर्य सेचन क्या है? तो सेमिनल प्लाज्मा शुक्राणु के साथ मिलकर वीर्य बनाता है और इस वीर्य का
नर जनन अंग एक है शिश्न के रास्ते शरीर से बाहर आना, स्खलित होना ही वीर्य सेचन कहलाता है। आगे के क्वेश्चंस में अगर हम बात करें तो एक ग्रंथि है इसी में जिसका नाम है क्या बोलते हैं, कौन सी ग्रंथि, एक ग्रंथि है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। यस, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो आपसे 3 ग्रंथियां पूछ लेगा, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। हाँ, नर जनन तंत्र में उपस्थित 3 ग्रंथि और उनके काम भी पूछ सकता है। तो आप पहली ग्रंथि याद रखेंगे बेटा शुक्राशय, दूसरी होती है प्रोस्टेट ग्रंथि जो यहीं पे होती है, ऐसे अखरोट के आकार की भूरे रंग की ग्रंथि होती है जिसे कहा जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि। और प्रोस्टेट ग्रंथि के जस्ट नीचे की तरफ ऐसे छोटे छोटे से ट्यूब्स के जैसे छोटे छोटे गोलाकार संरचना बनी होती है, इस ग्रंथि को कहा जाता है बेटा बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। तो अगर पूछा जाए कि नर जनन तंत्र में उपस्थित 3 ग्रंथियों के नाम बताओ, तो पहली होगी शुक्राशय जो सेमिनल प्लाज्मा का स्रावन करती है, दूसरी होगी प्रोस्टेट ग्रंथि जो एक प्रकार के तरल द्रव का स्रावन करती है जो मूत्र मार्ग की अम्लीयता को, पीएच को कम करता है, और तीसरी होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि जो कि एक स्नेहक का स्रावन करती है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मनुष्य में नर जनन अंग में ये जो वृषण है ये उदर गुहा यानी कि शरीर के थोड़ा सा बाहर है, क्यों? ठीक है, ये 2 नंबर में बन सकता है क्वेश्चन। तो आप याद रखोगे वृषण जो है नर का प्राथमिक लैंगिक अंग है, इस प्राथमिक लैंगिक अंग के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है और शुक्राणु निर्माण के लिए जो तापमान है उस तापमान की जो आवश्यकता होती है वो शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री तक कम होना चाहिए। अगर वृषण के अंदर का तापमान यानी कि वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम है तब जाके शुक्राणु का निर्माण कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। इसीलिए वृषण को नर का जो अंग है उसमें शरीर से हल्का सा बाहर रखा गया है, उदर गुहा के बाहर होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा वृषण जो है वो उदर गुहा के बाहर पाया जाता है, क्यों? तो क्योंकि यह शुक्राणुओं का निर्माण केवल तभी कर सकता है जब इसका तापमान शरीर के तापमान से थोड़ा सा कम हो, अदरवाइज ये शुक्राणु का निर्माण नहीं कर पाएगा और वे नर इनफर्टाइल यानी कि बांझ होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बेटा इसी चैप्टर से है, शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन क्या है, इस प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो पूरा विस्तार तो मैडम नहीं करेगी लेकिन शॉर्टकट में आपको रिकॉल करवा देगी। जैसे कि ये था वृषण, वृषण के अंदर होती है बहुत सारी वृषण पालिकाएं, वृषण पालिकाओं के अंदर बेटा पाई जाती हैं शुक्रजन नलिकाएं और इन्हीं शुक्रजन नलिका के अंदर बहुत सारी शुक्रजन कोशिका यानी कि जर्म कोशिका होती है और इन्हीं जर्म कोशिका में वृद्धि, गुणन और विभेदीकरण द्वारा शुक्राणु बनते हैं। इनमें वृद्धि होती है, इनका डिवाइडेशन यानी कि विभाजन होता है, फिर इसके बाद परिपक्वन प्रावस्था आती है और नए शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो जर्म कोशिकाओं से विभिन्न प्रावस्थाओं के बाद शुक्राणु बनने की प्रक्रिया ही शुक्राणु जनन कहलाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा शुक्राणु जनन क्या है, इस प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो जर्म कोशिकाएं वृद्धि, विभेदीकरण और विभाजन करके जर्म कोशिकाएं द्विगुणित होती है। इस द्विगुणित जर्म कोशिका में होता है बेटा समसूत्री विभाजन। ये समसूत्री विभाजन कर करके अपनी संख्या बढ़ाती है और जैसे ही इनकी संख्या इच्छा अनुसार बढ़ गई, ये 1 से 4 में बढ़ गई, तो ये बना लेती है बेटा वृद्धि। अब यहाँ पे जैसे ही जर्म कोशिका ने इतना समसूत्री विभाजन कंप्लीट किया, यहाँ पे हो गया इसमें क्या समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन की इस अवस्था को कहा जा रहा है गुणन प्रावस्था। पहली प्रावस्था है कौन सी प्रावस्था? गुणन प्रावस्था, जिसमें जर्म कोशिकाएं द्विगुणित हैं और ये द्विगुणित जर्म कोशिका समसूत्री विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ा रही है और जब इनकी संख्या बढ़ गई तो इसके बाद ये क्या करती हैं? ये करती है अपने आकार में वृद्धि और जैसे ही इनके आकार में वृद्धि हो गई तो ये बन गई बेटा प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। अब यहाँ से मैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ। अब ये बन गई प्राथमिक शुक्रजन कोशिका।
प्राथमिक शुक्रजन कोशिका अब करती है अर्धसूत्री विभाजन, 1 से 2 कोशिकाओं में बढ़ती है, लेकिन इनके गुणसूत्र भी बढ़ते हैं, 46 में से 23 हो जाते हैं और बन जाती है ये द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। द्वितीयक शुक्रजन कोशिका आगे फिर से की अर्धसूत्री, यहाँ हुआ है अर्धसूत्री विभाजन, और द्वितीयक शुक्रजन कोशिका वापस से अर्धसूत्री विभाजन करती है। यहाँ प्रथम होता है, यहाँ द्वितीय होता है, और ये बना लेती है क्या, शुक्राणु प्रसु। ये जो 4 बने हैं ये गोलाकार स्ट्रक्चर बना है और इनका नाम है क्या, शुक्राणु प्रसु। और जब ये शुक्राणु प्रसु बन गए तो यही सिर, धड़ और पूंछ में बढ़कर परिपक्व शुक्राणु का निर्माण करते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है कि एक प्राथमिक शुक्रजन कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं, तो 4। 100 प्राथमिक शुक्रजन कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं, तो 100 से 400, क्योंकि हमेशा प्राथमिक का 4 गुना बनते हैं शुक्राणु और द्वितीयक का 2 गुना बनते हैं। अगर यहाँ 2 है तो 2 से 4, 200 है तो 200 से 200 का 2 गुना कर दीजिए 400, लेकिन अगर इसका बोलेंगे तो इसका 4 गुना और द्वितीयक शुक्रजन का 2 गुना होगा बेटा। ऑब्जेक्टिव टाइप में बना के पूछेगा और आपसे बनता नहीं है फिर। तो इस प्रकार गुणन और इस सेकेंड स्टेप होती है वृद्धि और आखिरी वाला होता है बेटा गुणन, वृद्धि और विभेदीकरण, जिसे कहा जाता है परिपक्वन। इन तीनों प्रावस्थाओं के बाद परिपक्व शुक्राणुओं का निर्माण होता है और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है शुक्राणु जनन। आपको शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन और इनमें हार्मोन नियंत्रण पढ़ना है, और इसके बाद मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र के बाद निषेचन, निषेचन की क्रिया कैसे होती है। निषेचन में कुछ पॉइंट्स में आपको रिकॉल करवा देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज ये आप जाके वन शॉट से पढ़ सकते हैं। मेरे को आगे तक पहुंचना है ना, आगे के चैप्टर्स तक हमें बात करनी है इम्पोर्टेंट की। तो अभी हम सेकंड चैप्टर पर ही आए हैं, तो जो पढ़ने लायक क्वेश्चंस हैं मैं वो आपको बताते चल रही हूँ, कुछ चीजें आपको रिकॉल करवाते चल रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब बात करें अगर निषेचन की, तो ये है बेटा मादा जनन तंत्र, स्त्री का मादा जनन तंत्र, जिसमें ये वाला हिस्सा है फैलोपियन ट्यूब, इधर के तरफ होता है क्या, ये अंगुलीनुमा प्रवर्त, जिसे हम बोलते हैं क्या, फिम्बरी। फिम्बरी है ये, फिम्बरी में नीचे की तरफ कनेक्टेड होती है ये ओवरी। इस तरफ भी अगर हम बात करें तो ये है फैलोपियन ट्यूब, इधर से निकली हुई है फैलोपियन ट्यूब, ये अंगुलीनुमा स्ट्रक्चर फिम्बरी, और इधर की तरफ इससे भी कनेक्ट होगी ओवरी। खत्म। अब इसके अंदर ये अंतः स्तर होता है, इधर भी अंतः स्तर होता है, इधर भी अंतः स्तर होता है, और इस प्रकार ये फैलोपियन ट्यूब है। इस वाले स्ट्रक्चर को कहा जाता है यूटेरस, ये पूरा यूटेरस यानी कि गर्भाशय है। ये है ओवरी यानी कि अंडाशय, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं फिम्बरी, और इसे कहा जाता है बेटा कीप, और इस वाली स्ट्रक्चर को कहते हैं क्या, इस स्ट्रक्चर को स्थमस कहते हैं, और ये वाला क्षेत्र होता है एम्पुला, या जिसे हम कहते हैं तुम्बिका क्षेत्र। तो होगा क्या कि एक प्रक्रिया हुई, उस प्रक्रिया का नाम है वीर्यसेचन, और ये हुआ संभोग के दौरान, और यहाँ से शुक्राणु मादा जनन तंत्र में पहुंचे। जब स्त्री और पुरुष का मिलन हुआ तो शुक्राणु मादा जनन तंत्र योनि मार्ग, ये है योनि मार्ग, और योनि मार्ग से शुक्राणु अंदर पहुंचा, कहा, मादा जनन तंत्र में। अब ये शुक्राणु धीरे धीरे दौड़ते भागते दोनों तरफ जा रहे हैं, इधर कहीं अंडाशय से अंडाणु निकलकर तुम्बिका क्षेत्र में, यहाँ तुम्बिका क्षेत्र में पहुंच चुका है, और ये वेट कर रहा है शुक्राणु का। जैसे ही शुक्राणु आता है, अंडाणु को भेदता है, तो अंडाणु का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है बेटा, ये है अंडाणु, चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है इसमें, इस लेयर का नाम होता है बेटा कोरोना रेडिएटा। अंदर के तरफ होता है परिपीतक अवकाश, उसके ऊपर वाली लेयर होती है जोना पेल्यूसिडा, और ये जो जोना पेल्यूसिडा लेयर है ना, जो जोना पेल्यूसिडा लेयर है, इसी लेयर को भेद कर शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करते हैं। कोरोना रेडिएटा के अंदर वाली लेयर है जोना पेल्यूसिडा,
जूना पेलुसिडा के अंदर है परिपीतक अवकाश और इसके अंदर एक अगुणित कोशिका है जिसे अंड कोशिका कहते हैं। और यही अंड कोशिका यानी कि अंडाणु जो है, जो कि अगुणित है, इससे शुक्राणु का मिलन होगा। तो जैसे ही शुक्राणु जूना पेलुसिडा लेयर को भेद कर अंदर प्रवेश करता है, अंडाणु शुक्राणु का मिलन होता है, अंड कोशिका से शुक्राणु मिलता है और निषेचन की प्रक्रिया होती है। इसी घटना को निषेचन कहते हैं और निषेचन होता है बेटा तुम्बिका क्षेत्र में। इसके बाद ये एक कोशिका, ये एक कोशिका, ये भी अगुणित, ये भी अगुणित, जब दोनों मिल गए तो बनती है यहाँ द्विगुणित कोशिका और इस द्विगुणित कोशिका को कहा जाता है बेटा जाइगोट। क्या कहते हैं इसे? जाइगोट। जाइगोट फिर दिन ब दिन वृद्धि करता है, भ्रूणीय अवस्था में पहुंचता है, 2 कोशिका से 4 कोशिकीय, 4 कोशिकीय से 8, 8 से 16 और 16 से बेटा 32 कोशिकीय अवस्था में इसका परिवर्धन होता है। तो इस जाइगोट यानी कि युग्मनज की आगे जब वृद्धि हो रही है तो 2 से 4, 4 से 16, 2 से लेकर 16 कोशिकीय अवस्था तक इन्हें कहा जाता है बेटा कोरक खंड। क्या कहते हैं इन्हें? कोरक खंड यानी कि ब्लास्टोमेयर्स। 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 कोशिकीय अवस्था में इस भ्रूण को कहा जाता है कोरक खंड, लेकिन स्पेशली 8 और 16 कोशिकीय अवस्था को कहा जाता है मोरूला। 8 से 16 कोशिकीय अवस्था को स्पेशली कहा जाता है मोरूला और जैसे ही 16 से 32 में पहुंचता है इसे कहा जाता है कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट। और इसी ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में इस भ्रूण का गर्भाशय के अंतः स्तर में अंतररोपण हो जाता है और गर्भाशय के अंतः स्तर में इस कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट के धंसने की क्रिया कहलाती है बेटा अंतररोपण। क्या कहलाती है? अंतररोपण। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको पढ़ के जाने हैं। पहला तो निषेचन, दूसरा ऑब्जेक्टिव के लिए पूरी स्टेजेस की निषेचन हुआ तो क्या हुआ? द्विगुणित बना। फिर निषेचन के बाद जो युग्मनज बना है ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 कोशिकीय, 16 से 32 कोशिकीय अवस्था में पहुंचता है। तो इन अवस्थाओं को क्या कहते हैं? जैसे 2 से 16 कोशिकीय अवस्था को कोरक खंड कहते हैं, 8 और 16 को स्पेशली मोरूला कहते हैं, 32 कोशिकीय अवस्था को कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में ही यह गर्भाशय के अंतः स्तर में धंस जाता है। इस प्रक्रिया को अंतररोपण कहते हैं। इसके बाद ये जो अंतः स्तर है इस कोरक पुटी को धीरे धीरे करके चारों तरफ से घेर लेता है और इसे सेंटर में ला लेता है। तो ये अंतः स्तर इसे चारों तरफ से घेर लेगा और घेर लेगा तो इस संरचना को अब कहा जाएगा बेटा अपरा या प्लेजेंटा। मतलब गर्भाशय का अंतः स्तर ही भ्रूण के चारों तरफ अपरा या प्लेजेंटा का निर्माण करता है और ये अपरा आफ्टर बर्थ के रूप में जैसे ही शिशु का जन्म होता है शरीर से बाहर आती है आफ्टर बर्थ के रूप में। उसके पहले ये भ्रूण को पोषण देगी, उसके उत्सर्जी पदार्थों को बाहर लेके आएगी, ऐसे बहुत सारे काम करती है और ये सारे काम आपको पढ़ने हैं। साथ ही साथ हार्मोनल नियंत्रण भी पढ़ना है। अब हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 यानी कि जनन स्वास्थ्य में। जनन स्वास्थ्य क्या है, इसमें क्या क्या समझना है? चलिए बेटा, चैप्टर नंबर 3 जो है आपका वो है क्या? जनन स्वास्थ्य। और जनन स्वास्थ्य से बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन इससे एक इम्पॉर्टेंट बन सकता है जो कि है जनसंख्या विस्फोट। और ये मैंने आज के लेक्चर में भी बताया था। जनसंख्या विस्फोट क्या है? तो अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि को ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। इसके कारण तो मातृ मृत्यु दर में आई कमी, मदर मोर्टेलिटी रेट में आई कमी, शिशु मृत्यु दर में आई कमी, साथ ही साथ अशिक्षा, बहुत कम उम्र में विवाह, ये सारे ही जनसंख्या विस्फोट के कारण। दूसरा क्वेश्चन हम इससे बात करेंगे एमनियोसेंटेसिस क्या है? एमनियोसेंटेसिस या उलविभेदन को समझाइए। तो एमनियोसेंटेसिस एक प्रकार का तकनीकी परीक्षण है जिसमें माँ के गर्भ में जो भ्रूणीय शिशु पल रहा होता है उस भ्रूणीय शिशु की गर्भ में 3 माह की अवधि में, जब वो शिशु 3 माह के अंदर एज का है यानी कि लगभग 12 सप्ताह से कम का है या 12 सप्ताह तक का है, उस दौरान
भ्रूण के चारों ओर जो द्रव होता है जिसे कहा जाता है बेटा एमनियोटिक द्रव। इस एमनियोटिक द्रव को शरीर माँ के गर्भाशय से एक सिरिंज की हेल्प से निकाला जाता है। यहाँ पे एक सिरिंज डाली जाती है और इस सिरिंज की हेल्प से इस एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है और एमनियोटिक द्रव को निकालकर इस द्रव का गुणसूत्रीय परीक्षण किया जाता है और गुणसूत्रीय परीक्षण करके ये पता लगाया जाता है कि जो गर्भ में शिशु पल रहा है, भ्रूणीय शिशु, इसको कोई आनुवांशिक बीमारी तो नहीं है, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम या ऐसे सिंड्रोमिक प्रॉब्लम जिसको बाद में फिर क्योर ना किया जा सके या इलाज ना किया जा सके। तो ऐसी गंभीर बीमारियों का पता लगाने के लिए ही इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ जब ये गंभीर बीमारी फाइंड आउट हो जाती, मतलब पता चल जाती कि हाँ बच्चे को कोई गंभीर विकार है, तो विथ परमिशन डॉक्टर एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि बच्चे को समाप्त करने की परमिशन दे दी जाती है। और इसी तकनीक का नाम है बेटा एमनियोसेंटेसिस। एक बार और ध्यान से सुनिए, एक ऐसी तकनीक जिसमें गर्भस्थ शिशु, माँ के गर्भ में पल रहे शिशु का भ्रूणीय अवस्था में लगभग 3 माह की अवस्था में एमनियोटिक द्रव, जो शिशु के चारों तरफ द्रव होता है, उस द्रव को निकालकर उसका गुणसूत्रीय परीक्षण किया जाता है, क्योंकि इस द्रव में भी भ्रूण की कोशिकाएं होती है और इन कोशिकाओं का गुणसूत्रीय परीक्षण करके ये पता लगाया जाता है कि बच्चे को कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है जो बाद में लाइलाज हो। और इन बीमारियों का पता लगाने के लिए इस द्रव को सिरिंज की हेल्प से निकाला जाता है, इसका बाद में लैब में परीक्षण किया जाता है। इसी तकनीक को कहा जाता है एमनियोसेंटेसिस। आगे आपको चैप्टर में पढ़ना है बेटा जन्म नियंत्रण की विधियां। जन्म नियंत्रण की चाहे प्राकृतिक विधि हो या कृत्रिम विधि हो, जिसमें आपको बहुत सारी डिवाइस यानी कि कॉपर टी, कॉपर एम, मल्टीड्यूड, आईयूडी डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इन सबको अच्छे से पढ़ के जाना है और इनके फुल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल आईयूडी क्या है? इट्स इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। आईयूडी एक इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है। इसके बाद कॉपर टीबी आईयूडी का ही एक टाइप है, कॉपर 7, मल्टीट्यूड 347, 370, ये सारे जन्म नियंत्रण की विधियां हैं और ये सारे इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है जो कि गर्भाशय के अंदर लगाई जाती हैं ताकि बच्चे के जन्म को रोका जा सके। इसके अलावा स्तनपान अनार्तव, मतलब जब माँ बच्चे को दुग्धपान करा रही है उस समय भी संभोग करना सुरक्षित है। फिर इसके बाद आवधिक संयम, ये सब आप प्राकृतिक विधियों में लिखोगे। कृत्रिम विधियों में मतलब जो डॉक्टर सलाह देते हैं उनमें 2 विधियां आपसे पूछी जा सकती हैं। पहला है बेटा वैसेक्टोमी और दूसरा है ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी को पुरुष वंध्याकरण तकनीक के नाम से भी जाना जाता है और ट्यूबेक्टोमी को महिला नसबंदी या महिला वंध्याकरण तकनीक के नाम से भी जाना जाता है। वैसेक्टोमी में जो पुरुष का वाल डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहक है उसको काटकर बांध दिया जाता है ताकि वृषण से निकले शुक्राणु आगे ना पहुंच पाए। इस प्रक्रिया को वैसेक्टोमी कहेंगे। और ट्यूबेक्टोमी में महिला की जो फैलोपियन ट्यूब है उसको काटकर उसको बांध दिया जाता है ताकि अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में आगे ना पहुंच पाए और शुक्राणु से ना मिल पाए। इस प्रकार वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी जन्म नियंत्रण का परमानेंट उपाय है, मतलब अब अगर ये हो गया तो इसके बाद बच्चे होना असंभव है। इसके बाद आगे इसी चैप्टर में आपको बेटा एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पढ़ के जाना है। साथ ही साथ कुछ और तकनीकें हैं जिनके द्वारा जो बांझ दंपत्ति हैं, बंद दंपत्ति हैं, उनके लिए जो बच्चा करने के उपाय हैं, बंद दंपत्ति किस प्रकार संतान प्राप्त कर सकते हैं, उन सारे उपायों को, गिफ्ट को, जिफ्ट को, इंट्रा जो ट्रांसफर है, पहला तो है गिफ्ट, दूसरा है जिफ्ट, इन्हीं से रिलेटेड तकनीक है जिसे कहा जाता है बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक या परख नली शिशु तकनीक।
फिर इसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि AI जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो गिफ्ट और जिफ्ट में दो अंतर जरूर पढ़ के जाना, हो सकता है 2 नंबर में डाल दे। गिफ्ट क्या है? गिफ्ट है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट को कहते हैं। और जिफ्ट जो है ये जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर है, इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गिफ्ट और जिफ्ट में अंतर ये है, गिफ्ट और जिफ्ट में अंतर ये है कि गिफ्ट तकनीक का प्रयोग उन महिलाओं के लिए किया जाता है जो कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए तो सक्षम है, लेकिन उनके अंदर जो अंडाशय है वो अंडाशय बेटा अंडाणुओं का निर्माण नहीं कर पा रहा। अगर अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण नहीं हो पा रहा है तब ऐसी महिलाओं को किसी दूसरी दाता महिला के शरीर से अंडाणु लेकर इनकी फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है और आगे की प्रक्रिया निषेचन अंतरोपण सारी उसी महिला के शरीर में होती है जो मां बनने की इच्छुक होती है, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और गैमेट क्या है? अंडाणु। तो अंडाणु को जब किसी दाता महिला से लेकर ग्राही महिला की फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाएगा तो इस प्रक्रिया को गिफ्ट कहेंगे। इसमें महिला क्या बोलते से संतान प्राप्त करने के लिए, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सक्षम होती है, लेकिन उसके शरीर में अंडाशय में अंडाणु नहीं बनते। दूसरी है जिफ्ट। जिफ्ट है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसमें अगर महिला की फैलोपियन ट्यूब में रुकावट है तो ऐसी स्थिति में निषेचन की जो घटना है वो परक नली के अंदर करवा दी जाती है। शुक्राणु अंडाणु का मिलन परक नली में करवा दिया जाता है। महिला अंडाणु उत्पादन करने में सक्षम है, लेकिन आगे इसकी फैलोपियन ट्यूब में रुकावट है। इस स्थिति में इस महिला के शरीर से अंडाणु ले लिया जाएगा, इसके पति से शुक्राणु प्राप्त करके उसका जो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन है वो एक परक नली में करवाया जाएगा। और जब परक नली में निषेचन के बाद वो क्या बोलते से जाइगोट बन जाएगा, तो जाइगोट को लगभग 16 कोशिकीय अवस्था में, 8 से 16 कोशिकीय अवस्था में वापस से उसी महिला के शरीर में फैलोपियन ट्यूब के किनारे पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा, और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है बेटा जिफ्ट। जिफ्ट टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक का ही हिस्सा है, और टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक चूंकि एक टेस्ट ट्यूब में होती है तो ऐसे शिशु को परखनली शिशु भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी एक बार देख लेना। बस इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने को। इसके बाद अगला चैप्टर है हमारा वंशागति विविधता के सिद्धांत। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो आपको पढ़ के जाना है, वो है बेटा यौन संचरित रोग यानी कि IUD, यौन संचरित रोग, सॉरी IUD नहीं, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप पढ़ के जाओगे। इनमें यौन संचरित रोग होते कैसे हैं, इनके प्रकार, विषाणु से होने वाले, जीवाणु से होने वाले रोग, दोनों को सेपरेटली पढ़ के जाना। और मैंने जो जनन स्वास्थ्य वाला वन शॉट डाला ना, एक बार आप वो देख लेना तो पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इवन मैंने ये सारी चीजें उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं बहुत कम टाइम में, तो आपका टाइम भी बच जाएगा और सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगी। जो जो पूछने लायक क्वेश्चन है मैंने सारे बता दिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। अगला चैप्टर है हमारा वंशागति विविधता के सिद्धांत। चैप्टर नंबर 4 है बेटा वंशागति और विविधता के सिद्धांत। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मेंडल के प्रभाविता, अप्रभाविता, पृथक्करण और स्वतंत्र अपविहन का नियम, ये चारों नियम पढ़ने हैं। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर, जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप में अंतर, ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। जीनोटाइप क्या है? तो किसी जीव का आनुवांशिक संगठन, मतलब हमारे अंदर जो आनुवांशिक संगठन है उस आनुवांशिक संगठन को जीनोटाइप कहते हैं। जैसे हम लंबे हैं तो हमारे अंदर कैपिटल टी वाले जीन हो सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हो सकते हैं। कोई व्यक्ति बौना है तो हो सकता है उसके अंदर स्मॉल टी वाले जीन हो। तो किसी जीव का आनुवांशिक संगठन उसका जीनोटाइप है, जबकि ये आनुवांशिक संगठन यानी कि ये जो एलिल है ये मिलकर जो लक्षण दिखाते हैं,
ये मिलकर जो लक्षण दिखाते हैं उस लक्षण को, जैसे कि कैपिटल टी ने लंबा लक्षण बनाया, कैपिटल टी स्मॉल टी ने भी लंबा लक्षण बनाया, स्मॉल टी ने बौना लक्षण बनाया, तो इनको कहा जाता है बेटा फिनोटाइप। मतलब आप कह सकते हो कि जीवों की बाहरी अभिव्यक्ति, जो जीनोटाइप जो मिलकर बाहरी अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं, उस बाहरी अभिव्यक्ति को ही लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप ही फिनोटाइप का निर्धारण करते हैं, फिनोटाइप जीनोटाइप द्वारा निर्धारित होते हैं। ये अंतर आपको लिखना है। ये जीनोटाइप ही लक्षण बना रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि जीनोटाइप फिनोटाइप का निर्धारण करते हैं, फिनोटाइप जीनोटाइप के द्वारा निर्धारित होते हैं। अगला अंतर बन सकता है, जीनोटाइप का फिनोटाइप पर प्रभाव पड़ता है, जीनोटाइप ही फिनोटाइप बनाएंगे, तो जीनोटाइप पर फिनोटाइप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन फिनोटाइप जीनोटाइप के द्वारा प्रभावित होते हैं। ऐसे 3-4 अंतर आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप में बनाना है। सेम जीनोटाइप क्या है, इनकी परिभाषा लिख दीजिएगा और साथ ही साथ अंतर। हम जीनोटाइप का प्रत्यक्ष अध्ययन कर सकते हैं, क्या हमारे अंदर कौन कौन से जीन आए हैं इनका देखकर बता सकते हो क्या आप? तो नहीं, तो जीनोटाइप का प्रत्यक्ष अध्ययन नहीं किया जा सकता बेटा, लेकिन फिनोटाइप का कर सकते। देखकर ही बता दोगे कि व्यक्ति गोरा है, देखकर बता दोगे कि व्यक्ति लंबा है या नाटा है, जैसा भी है, जो लक्षण दिखाई दे रहा है वो देखने से दिखाई दे रहा है, तो इनका प्रत्यक्ष अध्ययन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिनोटाइप यानी कि लक्षण प्रारूप का किया जा सकता है। इसके आगे इसी चैप्टर से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि डिसीजेस जो हैं, आनुवांशिक विकार। आनुवांशिक विकार में गुणसूत्रीय विकार, और गुणसूत्रीय विकार के अंदर बेटा हीमोफीलिया, गुणसूत्रीय विकारों में आप आनुवांशिक विकारों में आपको हीमोफीलिया, इसके बाद वर्णांधता के बाद सिकल सेल एनीमिया के बाद फिनाइल कीटोन्यूरिया, ऐसी 3-4-5 जितनी भी बीमारी इसमें दी है ना, वो सारी पढ़ के जानी है। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, अब इनकी थोड़ी थोड़ी सी मैं वो दे देती हूँ आपको, ब्लाइंडनेस थीसिस है ना। हीमोफीलिया एक एक्स संलग्न अप्रभावी विकार है। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये एक्स पे उपस्थित होता है, एक्स गुणसूत्र में उपस्थित कोई जीन इससे प्रभावित होता है, लेकिन इसके साथ वाला एक्स इससे अप्रभावित है, वो इसकी पूर्ति कर दे रहा है, इसीलिए इसे कहा जाता है बेटा एक्स संलग्न अप्रभावी विकार। हीमोफीलिया एक एक्स संलग्न अप्रभावी विकार है। हीमोफीलिया को बेटा ब्लीडर्स रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये बीमारी सबसे पहले महारानी विक्टोरिया में खोजी गई थी, इसीलिए ब्रिटेन की जो महारानी है विक्टोरिया, इनमें इस बीमारी का सबसे पहले पता लगाया गया, इसीलिए हीमोफीलिया को रॉयल डिसीज भी कहा जाता है। ये एक प्रकार की रॉयल डिसीज है। आगे हम बात करें हीमोफीलिया की, तो इसमें जो महिलाएं होती हैं बेटा, जो स्त्रियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो वाहक होती हैं, क्योंकि ये एक्स संलग्न विकार है, तो एक एक्स दूसरे एक्स के उस जीन की पूर्ति कर देगा, उसका काम कर देगा, तो महिलाएं सिर्फ वाहक होती है। लेकिन चूंकि पुरुषों के पास केवल एक एक्स है, दूसरा वाई है, और एक्स अगर प्रभावित हो गया तो पुरुष बेचारे बीमार हो जाएंगे, इसीलिए पुरुष इस बीमारी में पीड़ित होते हैं। हीमोफीलिया बीमारी में महिलाएं वाहक होती हैं, जबकि पुरुष पीड़ित होते हैं। दूसरी बीमारी है बेटा वर्णांधता। इस बीमारी में व्यक्ति हमेशा हरे और लाल रंग में कंफ्यूज होता है, उसको लाल हरा और हरा रंग लाल दिखाई देता है। वर्णांधता बीमारी भी एक्स संलग्न विकार है, मतलब एक्स इससे प्रभावित होता है। इसमें महिलाएं पीड़ित भी हो सकती हैं, वाहक भी हो सकती हैं, पुरुष इसमें पीड़ित होते हैं। तीसरी बीमारी है बेटा सिकल सेल एनीमिया, जो होती ही इसीलिए है क्योंकि इसमें कोई ना कोई जीन क्या डिफेक्टिव हो जाता है। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, साथ ही साथ में एक और बीमारी जो है अगली वो भी आपको बता देती हूँ। चलिए बेटा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी क्या, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया भी एक प्रकार का गुणसूत्रीय विकार है।
ये विकार तब जन्म लेता है जब हमारा जो हीमोग्लोबिन है उस हीमोग्लोबिन को कोड करने वाला जो जीन है, उस हीमोग्लोबिन में दो श्रृंखलाएं होती है बेटा, एक होती है अल्फा और दूसरी होती है बीटा। तो हीमोग्लोबिन की जो बीटा श्रृंखला है, इस बीटा श्रृंखला को कोड करने वाला जो जीन है, उस जीन में आ जाती है दिक्कत। और दिक्कत के कारण क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार का गुणात्मक विकार है, कैलकुलेटिव विकार है। इस विकार में हमारे शरीर में उपस्थित हीमोग्लोबिन, जिसकी बीटा श्रृंखला को कोड करने वाला जीन डिफेक्टिव हो जाता है, जिसके कारण होता क्या है कि बीटा श्रृंखला में छठवें नंबर का जो कोडॉन है वो कोडॉन है बेटा GAG। और इस कोडॉन का काम होता है किसका निर्माण करना, ग्लूटेमिक अम्ल का निर्माण करना। GAG नॉर्मल कंडीशन में एक नॉर्मल व्यक्ति में ग्लूटेमिक अम्ल बनाता है, लेकिन एक छोटा सा बिंदु परिवर्तन होता है और A को U रिप्लेस कर देता है और GAG ना रहकर बन जाता है GUG। और जैसे ही GUG बनता है तो ग्लूटेमिक अम्ल नहीं बनता, अब बनने लग जाता है वैलीन। और वैलीन बनने के कारण ये जो हीमोग्लोबिन है बेटा, ये हो जाता है विकृत। और विकृत हीमोग्लोबिन के कारण हमारे ब्लड में उपस्थित जो गोलाकार RBC है वो गोलाकार ना बनकर हंसियाकार बनने लग जाती है और खून की कमी होने लग जाती है। और इसी बीमारी को कहा जाता है सिकल सेल एनीमिया। आपको एक एक पॉइंट याद रखने हैं। सिकल सेल एनीमिया बेटा बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण है, पॉइंट म्यूटेशन का आपको उत्परिवर्तन भी पढ़ के जाना है। इस सिकल सेल एनीमिया को गुणात्मक विकार की श्रेणी में रखा गया है। इसमें ये बीमारी तब होगी जब पुरुष और महिला दोनों में जीन डिफेक्टिव होगा। इस बीमारी में हीमोग्लोबिन में उपस्थित बीटा श्रृंखला को कोड करने वाला जीन विकृत होता है। ये जो जीन है बीटा श्रृंखला में जो छठवां कोडॉन है उसमें GAG में A की जगह U आ जाता है और ये कोडॉन विकृत हो गया। GAG की जगह GUG बन गया। GAG ग्लूटेमिक अम्ल बनाता है, GUG वैलिन बनाने लग जाएगा। ग्लूटेमिक अम्ल जरूरी था, वैलिन जरूरी नहीं है। ये खराब वाला कंटेंट बनने लग गया, इसके कारण हीमोग्लोबिन भी विकृत हो गया। और हीमोग्लोबिन जैसे ही विकृत हुआ RBC गोलाकार न बनकर हंसियाकार बनने लग जाती है। हंसियाकार मतलब सिकल शेप्ड बनने लग जाती है और एक दूसरे का ही भक्षण करने लग जाती है और इस प्रकार व्यक्ति में खून की कमी हो जाती है और बीमारी हो जाती है सिकल सेल एनीमिया। इसके साथ साथ आपको सारे सिंड्रोम बेटा, सिंड्रोम कौन कौन से, पहला है डाउन सिंड्रोम। इस पर हमने 1 मिनट शॉर्ट डाला है, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट का वीडियो है, जाके देखने में कोई बुराई नहीं है। आपको पूरा कि इसकी खोज किसने की थी, लैंगडम डाउन ने, इसीलिए इसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। होता क्यों है, तो हमारा जो 21वां क्रोमोसोम है, 21वें क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो गई, 2 गुणसूत्री की जगह तीसरा गुणसूत्र आ गया और बीमारी हो गई डाउन सिंड्रोम। और जिसके कारण जो बच्चा पैदा होगा वो बहुत ज्यादा विकृत होगा, उसका सिर बड़ा होगा, वो मंदबुद्धिता वाला होगा, हाइट छोटी होगी, त्वचा रंजकता होगी। ऐसे बहुत सारे कारण होंगे डाउन सिंड्रोम के, क्योंकि हुआ है ये 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से। 21वां क्रोमोसोम मतलब ये लिंग गुणसूत्र है क्या, नहीं, इसीलिए इसे अलिंग संलग्न विकार कहा जाता है, क्योंकि लिंग गुणसूत्र के कारण नहीं होता। 21वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र नहीं है, 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र है। 23वें जोड़े में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो लिंग संलग्न विकार होंगे, और 23वें को छोड़कर 22 जोड़ी तक किसी में भी प्रॉब्लम है तो वो अलिंग संलग्न विकार होंगे। तो डाउन सिंड्रोम अलिंग संलग्न विकार है। दूसरा है बेटा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में जो 23वां जोड़ा है ना, 23वें जोड़े में होता क्या है, XX बनना था लेकिन एक X की कमी रह गई, तो 22 + X वाली स्थिति आ गई और इस स्थिति को कहा जाता है टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र की कमी होने के कारण 23 ये 23 दूनी क्या होता है 46, तो 22 + X होना था लेकिन 22 + X में एक X की कमी रह गई, मतलब 22 पेयर मतलब 44 और एक X ये मतलब 45, टोटल 46 गुणसूत्र की जगह 45 गुणसूत्र आए। X की कमी है मतलब बनने वाली थी लड़की,
लड़की बनी है, लेकिन इस कमी के कारण वो लड़की कभी माँ नहीं बन पाती और वो हमेशा जिंदगी भर बांझ रह जाती है, क्योंकि उसके अंदर ओवरी नहीं होती, अंडाशय नहीं होता, अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता। इस प्रकार की स्त्रियां जो टर्नर सिंड्रोम की शिकार होती हैं, वे बांझपन की भी शिकार होती हैं। इसके बाद अगला है बेटा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्यों होता है, पढ़ के जाना। एडवर्ड सिंड्रोम भी एक बार पढ़ लेना। एडवर्ड सिंड्रोम में ज्यादा कुछ नहीं है, 1 मिनट में बता देती। हाँ, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या हुआ, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ये जो क्या बोलते हैं एक्स एक्स वाली स्थिति है, एक्स एक्स वाई वाली स्थिति बन जाती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम सॉरी हाँ, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कब होता है, जब एक एक्स की अधिकता हो जाती है। बनना था एक्स वाई, लेकिन एक्स वाई के साथ एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया, मतलब 46 + 1 यानी कि टोटल 47 गुणसूत्र हो गए। और 47 गुणसूत्र मतलब बॉडी में सिर्फ 46 होने चाहिए, एक की अधिकता हो गई। अधिकता हुई है किसकी, एक्स की। तो ये आधा लड़का आधी लड़की यानी कि ये थर्ड जेंडर होते हैं जो व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के शिकार होते हैं। ये सारी बीमारियां निषेचन के समय यानी कि शुक्राणु अंडाणु का जब मिलन हो रहा है उसी दौरान होती हैं, बाद में कुछ नहीं होता, मतलब व्यक्ति का इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। ये जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है तभी होने वाली बीमारियां हैं। अब हम आते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर है बेटा वंशागति का आणविक आधार। इस चैप्टर से आपको डी बॉगली कहा, मेरे को फिजिक्स का याद आ रहा है। इस चैप्टर से आपको वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल बहुत अच्छे से पढ़ना है। अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन पढ़ के जाना है। साथ ही साथ बेटा क्या बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा जो सिद्धांत है वो आप पढ़ लीजिएगा। फिर मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है, मॉलिक्यूलर थ्योरी यानी कि सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत में वो जो 3 चरण है, प्रतिलिपिकरण, अनुलेखन और अनुवादन, तीनों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना। और एक और क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको न्यूक्लियोसोम मॉडल बताया है। न्यूक्लियोसोम मॉडल जिसमें हिस्टोन अष्टक बनता है, हिस्टोन अष्टक वाला जो क्वेश्चन है, जिसमें हमने क्वेश्चन का नाम है क्या, न्यूक्लियोसोम मॉडल। इस न्यूक्लियोसोम मॉडल को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाओगे। साथ ही साथ डीएनए और आरएनए में अंतर पढ़ना है। अब कुछ कुछ 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन में अच्छे वाले आखिरी वाले चैप्टर से उठा के आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आती हूँ। अभी होगी बहुत ज्यादा रात, मेरे को शूट करते करते वीडियो हम सुबह अपलोड करेंगे। मेहनत बहुत ज्यादा लगती है वीडियोस को बनाने में। अगर आपको लगता है कि कंटेंट आपके लिए फायदेमंद है, आपको इस सबसे हेल्प मिल रही है, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, पैसे नहीं लगते इसके। जिस जिसको जरूरत है उसको भेज दो, क्योंकि मेरे ख्याल से विद्यादान महादान होता है। आप चाहो तो थोड़ा बहुत दान पुण्य करके अपने लिए थोड़ी बहुत बेस्ट विशेष मतलब जो अच्छी वाली विशेष है वो कमा सकते हो, ताकि ऊपर वाला भी आपको हेल्प करे और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आए। अगला वीडियो में ऐसा नहीं लाऊंगी, थोड़ा सा अलग लाऊंगी, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या पढ़ना है उसका हमने रील फॉर्म में यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पर डाल रखा है, आप वो पढ़िए। उसके अलावा जितना आपको पढ़ना है सब पढ़ डालो। बात है अगर वन लाइनर की, तो वन लाइनर हमेशा अंदर से उठ के आते हैं। अगर आप डिटेल को टीचर की बड़े ध्यान से अच्छे से सुनेंगे तो आपसे सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे। अगर आप रटने को सोचेंगे एक एक लाइन, तो कुछ नहीं होता बेटा। कुछ ही क्वेश्चन है जो लाइन बाय लाइन उठ के आते हैं बुक से, एनसीईआरटी से, किसी भी उससे रेफरेंस से। अदरवाइज बाकी सारी चीजें थ्योरी के अंदर से होती है, तो अंदर का अच्छे से ध्यान से कंसंट्रेट करके पढ़ो। और एग्जाम में जब लिखने बैठते हो ना, तो थोड़ा सा दिमाग को शांत करके आंसर दिया करो। हड़बड़ाहट में गलतियां होती हैं और बहुत आसान से आसान क्वेश्चन आप गलत करके आ जाते हो। तो जो आसान बहुत अच्छा क्वेश्चन जो बनने वाला था, जैसे फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम पूछ लिया, कौन से गुणसूत्र की ट्राइसोमी से आता है, आप ऐसे घूम रहे हैं, बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने सुना नहीं, ध्यान से याद नहीं किया। सारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे वो बीओडी हो, डाउन सिंड्रोम हो, टर्नर सिंड्रोम हो, प्रभाविता का नियम हो, पृथक्करण का नियम हो, जितने भी वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल, न्यूक्लियोसोम मॉडल, चाहे बायोगैस की बात हो, कंटेंट गैसेस कौन सी है, या फिर शुरुआत के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र, फ्लावर का डायग्राम, सारी चीजें हमने एक एक मिनट में इंस्टाग्राम और यूट्यूब में डाली हैं। तो एक एक मिनट स्क्रॉल करने में कुछ नहीं जाता, बट एक बार करके देखो, जाके देखो। 1 घंटे 2 घंटे कहीं पढ़ने से अच्छा है वो एक एक मिनट के वीडियोस आपको पूरा
डिटेल एक्सप्लेनेशन बहुत थोड़े समय में दे देंगे, उतनी जानकारी में आप उसको बड़े अच्छे से जमा जमा के लिख सकते हो। तो इतनी इतनी सी वो मतलब अगर थोड़ा समय देने से आपकी तैयारी बेहतर होती है तो कर लो। आपके लिए ही इंस्टाग्राम पेज डिजाइन किया गया है, बहुत अच्छे से आपके काम का कंटेंट डाला गया है, हम कुछ भी फालतू का नहीं डालते और उसको बनाने में हमको बहुत मेहनत लगती है बेटा। तो प्लीज सपोर्ट अस, हम भी आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा लेके आ रहे हैं। फिजिक्स में आपने देखा काफी हेल्प मिली आपको, बायोलॉजी में भी मिलेगी। थोड़ा सा मेरा शेड्यूल आज बिजी हो गया था इस वजह से, नहीं तो आपको 2 से 3 लेक्चर मिल जाते लंबे लंबे और आपको बहुत हेल्प मिलती। खैर कोई नहीं, हमने पुराना जो कंटेंट डाला है 1 मिनट वाला वो भी इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की रील आप देखो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। फाइनेंशियली कैपेबल हो तो क्यूआर आते रहते हैं, प्लीज डोनेट अस ताकि हम भी थोड़ा सा एक्सपेंड कर सके। कब तक इस बोर्ड में पढ़ाएंगे, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आने वाली हूँ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।